Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Om Gupta. So yesterday we learned about what is the linear equation and we also looked at the visual representation of a linear equation, and we also learned about solution of a linear equation, right? So we are going to be discussing about this topic more. So आज हम क्या करेंगे ना, solution of a pair of linear equation पढ़ेंगे. ठीक है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे सोल्यूशन होगा, क्या होता है, और उसके टाइप पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के सोल्यूशन होंगे, एंड उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग उसका भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एंड कैसे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है वो भी देखना है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो थोड़ा सा रिवीजन करता है कल के ये वाले टॉपिक का. कि लेट से मैंने लिया एक लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 13. ठीक है, अब ये एक लाइन होगा, ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा. आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा भी हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन. लेट से ये लाइन कुछ ऐसा होगा. अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहा, आपके एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहा, बस एक लाइन है. लेट से यहाँ पर कुछ एक एक्सिस आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर ये एक लाइन है. तो हमें पता है कि एक लाइन कितने पॉइंट से बनता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो हमने देखा था कि सल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ तो इसका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिलना चाहिए. ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई होता है कोई एक पॉइंट के लिए, तो वो जो पॉइंट होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, सल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, इसका सल्यूशन होगा वो. तो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ये इक्वेशन के सल्यूशन होंगे, ऐसे पॉइंट्स जो ये पूरे लाइन के ऊपर है, जो इक्वेशन लिखा है आपने, जिस लाइन का इक्वेशन लिखा है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके सल्यूशन होंगे. अब हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, तो ये इसके कितने सल्यूशन होंगे फिर ये गिवन लीनियर इक्वेशन के लिए, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के लिए. ये ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक लाइन का डिस्कशन कर रहे हैं तो लाइन के लिए हमेशा टू वेरिएबल ही होगा. तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के लिए कितने पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. मतलब क्या, इस इक्वेशन के सल्यूशन होंगे. ठीक है, लेट से अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो 1,6 लिया, तो इसमें 1,6 डाल के देखो ये इक्वेशन में एल एच एस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y. तो x के बदले 1, क्योंकि यहाँ पर x पहले लिखते हो तो x के बदले यहाँ पर 1 है, और y आपका 6 है, तो प्लस 2 × 6, तो 1 प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13. तो एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया, सेम आ गया, क्योंकि आर एच एस भी 13 है. तो 1,6 इज़ द सोल्यूशन. तो 1,6 ये लाइन के ऊपर भी होगा. ऐसा कोई भी पॉइंट जो लाइन के बाहर है वो इस लाइन का सोल्यूशन हो नहीं सकता, बिकॉज ये लाइन के अंदर नहीं है ना वो पॉइंट. तो सेटिस्फाई करने के लिए लाइन में होना चाहिए वो पॉइंट. ठीक है, ये तो हो गया एक लाइन के लिए, हमने कल देखा था ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. बट देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन के लिए तो हमने देखा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अब हमें देखना है कि सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पेयर मतलब जोड़ी, दो, दो की जोड़ी. अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अभी बेसिक सा आइडिया इसमें बस एक ना, वही हम जो कल किया था हमने उसी को हम रूल को अप्लाई करेंगे. लेट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया. ठीक है, इस लाइन का कुछ इक्वेशन होगा. अभी इक्वेशन से कंसर्न नहीं हूँ मैं, बस एक लाइन ड्रॉ किया लेट से मैंने. ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इस लाइन के ऊपर. ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे लाइन के सोल्यूशन होंगे, है ना. जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब लाइन को सेटिस्फाई, लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उस लाइन के इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे. ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर डाल दोगे तो पॉइंट का, तब तो इस पे इन्फिनिटी सॉल्यूशंस है. इन्फिनिटी मतलब वही कि उसका कुछ लिमिट नहीं है वो. ऐसा बोल सकते हो कि
अनकाउंटेबल भी बोल सकते हो, ठीक है, या अनलिमिटेड बोल सकते हो। इन्फिनिटी का मतलब वही होता है बेसिकली, कोई नंबर नहीं होता इन्फिनिटी, बस एक टर्म है, आपने इन्फिनिटी एक डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे इसके सोल्यूशन होंगे। ये मान लो मेरा एक लाइन नंबर 1 है, ठीक है। बट मैंने तो एक पेयर के लिए डिस्कशन किया है ना, मतलब क्या कि मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं लिख नहीं रहा इक्वेशन, ठीक है, बस ऐसे ही एग्जांपल के लिए बस मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, इक्वेशन हम बाद में लिखेंगे। तो लेट से मेरे पास ना दो लीनियर इक्वेशन है, दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो ये मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया। अब मेरा ये जो पेयर के लिए जो सोल्यूशन होना चाहिए ना, पेयर मतलब दोनों के लिए सोल्यूशन जो आएगा ना वो सेम ही आना चाहिए। सेम इन द सेंस, मैं जो सोल्यूशन ढूंढूंगा ना, कोई एक पॉइंट मान लो मैंने ढूंढा, तो पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को आप इसमें भी डालोगे, फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और उस सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर सेकंड इक्वेशन में डालोगे तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। तब जाके मैं बोलूँगा कि वो जो पॉइंट है वो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। बिकॉज आपने पेयर बोला है ना, तो पेयर के लिए मतलब दोनों का सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों के लिए सेटिस्फाई सोल्यूशन होना चाहिए, सॉरी, सोल्यूशन होना चाहिए दोनों के दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। तो दोनों का एक साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड को नहीं, या सिर्फ सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट को नहीं। दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होना चाहिए, दोनों में भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिलना चाहिए, तब जाके वो उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब सोल्यूशन कब होता है, जब वो पॉइंट लाइन के ऊपर होगा तब, ये बेसिक आइडिया याद रखो। अब मैंने मान लो इक्वेशन नंबर 1 बनाया, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो ये सारे के सारे इसके सोल्यूशन है। मैं ना और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये मेरा होगा इक्वेशन नंबर 2 का लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को कट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। देखो ध्यान से, ये पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को मिल रहा है, वो हम देखेंगे क्या है वो, बट अभी नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और वो सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। जो 1 के ऊपर जो पॉइंट्स है वो 1 को, और जो 2 के ऊपर पॉइंट्स है वो 2 को सेटिस्फाई करेंगे। बट मैंने बोला कि मुझे एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो दोनों को भी सेटिस्फाई करे। तो मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब क्या है, पहले ये याद रखो कि सोल्यूशन मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेशन में डालोगे तो उसको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। और वो पॉइंट हमेशा लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, बिकॉज लाइन के ऊपर नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट है, और सेकंड के लिए भी इनफाइनाइट है, लेकिन वो अलग अलग ना, सिर्फ सेकंड के लिए इनफाइनाइट और सिर्फ फर्स्ट के लिए इनफाइनाइट। मैंने बोला कि मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों को भी साथ में सेटिस्फाई करे, 1 को भी और 2 को भी। तो सेटिस्फाई करे इसका मतलब क्या है, वो उसका सोल्यूशन होना चाहिए। और हमने अभी भी बोला कि सोल्यूशन जो होगा वो लाइन के ऊपर ही होगी, वो पॉइंट, वो जो पॉइंट होगा, यहाँ पर लिखोगे कि पॉइंट शुड लाई ऑन द लाइन। तो अगर वो सोल्यूशन है तो वो लाइन के ऊपर ही होगा पॉइंट। अब भी मैंने बोला कि दोनों के लिए दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, फर्स्ट को भी सेकंड को भी। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि वो जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट इक्वेशन पे भी होगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लाइन पे भी होगा, और सेकंड इक्वेशन की लाइन पे भी होगा, बिकॉज वो दोनों का सोल्यूशन होगा ना, दोनों को साथ साथ में सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों का भी सोल्यूशन होगा। तो वो पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन की लाइन पे भी होगा और सेकंड इक्वेशन की भी लाइन पे होगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड वाला पॉइंट है यही तो एक पॉइंट है जो दोनों के भी लाइन पे आ रहा है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों के लाइन पे आएगा। देखो ध्यान से, ये रेड वाला डॉट देखो, फर्स्ट लाइन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसके ऊपर भी है, सेकंड लाइन को ऑब्जर्व करोगे तो उसके ऊपर ही है। बस ये एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों भी इस पे आता है, दोनों भी लाइन पे आ रहा है, बाकी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे नहीं आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया तो ये तो सिर्फ इक्वेशन 1 पे ही आ रहा है, 2 पे कहाँ आ रहा है। या ये वाला एक पॉइंट कंसिडर किया, ये सिर्फ इक्वेशन 2 पे आता है, 1 पे नहीं आ रहा है ना। बट ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वेशन 1 पे भी आ रहा है और इक्वेशन 2 पे भी आ रहा है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन 1 ना, फर्स्ट लाइन के इक्वेशन पे भी आ रहा है और सेकंड इक्वेशन वाली लाइन पे भी आ रहा है। तो यही एक पॉइंट है जो सेटिस्फाई करता है दोनों को।
तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए अगर मेरा सोल्यूशन है तो वो एक ही है। इंटरसेक्टिंग के लिए मुझे एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ध्यान से देखो, है ना। अगर दोनों अलग अलग लाइन है तो तो ये इसके लिए एक ही पॉइंट मिला है। तो हम लोग यही ग्राफ में नहीं करते? ग्राफ जब बनाते हो स्कूल में, जब किया होगा लीनियर इक्वेशन के सम, तो उसमें यही करते हैं ना, एक लाइन बनाते हैं ग्राफ के ऊपर, दूसरा लाइन बनाते हैं, फिर इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है वो आपका सोल्यूशन होता है, वो पॉइंट आप ढूंढते हो और फिर लिख देते हो कि दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वही होता है ना। तो इसके पीछे यही रीज़न होता है, बिकॉज वो पॉइंट दोनों भी लाइन के ऊपर होता है इसलिए। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं ये इक्वेशन में डाल दूँ फर्स्ट वाले में, तो भी इसका सोल्यूशन होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, और सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यही आपका बेसिक सोल्यूशन का आइडिया होता है। ठीक है। अ, तो ये अगर अगर नहीं होगा ऐसा तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, दोनों पे भी होना चाहिए, दोनों लाइन के ऊपर भी वो पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये मेन आइडिया होता है सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो एट अ पॉइंट। ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से मैंने एक इक्वेशन लिया, 2x प्लस 5y equal to 12 and 7x minus 13y is equal to माइनस 19 लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों का हमको इसका ना सोल्यूशन ढूंढना है। अब इसका ना ध्यान से देखो पहले लाइन को, ये पूरा एकदम अलग लाइन है क्योंकि इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सब अलग है, इसका भी अलग है। एक केस आएगा जब ये सेम होगा या सेम बनाओगे, वो हम जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे तब वो चीज़ करेंगे। अभी के लिए ध्यान दो कि ये एकदम अलग लाइन है और ये एक दूसरा ही अलग लाइन है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 दे देता हूँ मैं नाम। ठीक है। तो अगर ये दो अलग अलग लाइन है ना, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगे एक दूसरे को। कितने पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे। तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो कितना आएगा? एक ही आएगा ना। लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कितना आता है जब आप सम सॉल्व करते हो? तो एक आता है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो एक्स कॉमा वाई है तो दो है, ये एक और ये एक, जैसे हम लिखते हैं 2,6। तो ये दो सोल्यूशन नहीं है, ये एक ही पेयर ऑफ सोल्यूशन है। पेयर ऑफ सोल्यूशन होता है वो। पेयर भी बोल सकते हो या एक सोल्यूशन ही बोल सकते हो, बिकॉज एक एक्स की वैल्यू मिलती है और एक वाई की, तो दोनों काउंट होता है। तो इसको ऐसा नहीं होगा कि ये एक अलग से ये एक अलग से, साथ में है वो, तो ये एक सोल्यूशन होता है। ठीक है। तो एक सोल्यूशन मिलता है इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। मैं ना एक रैंडमली एक पॉइंट लेता हूँ, मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा। मैं 1,2 लेता हूँ पॉइंट। ठीक है। तो 1,2 पॉइंट लेने पे देखो ध्यान से, मैंने फर्स्ट इक्वेशन का LHS लिया, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर x 1 है, प्लस 5 इंटू 2, ये x है और ये y है। तो 5 इंटू 2 इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 12 नहीं है, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 2 ज़ा 10, कितना आया? 12। और RHS कितना मिला है आपको? यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 12 ही दिया है। तो LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो मतलब क्या, 1,2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो चलो ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए चेक करते हैं। LHS इज इक्वल टू 7x माइनस 13y। तो 7 इंटू 1 माइनस 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 1 जा 7 माइनस, अच्छा यहाँ पर भी वही, x के बदले 1 डाला, y के बदले 2, माइनस 26, 13 2 जा 7 माइनस 26 करना है तो ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन में कल याद है ना क्या किया था? सब्ट्रैक्शन। तो 26 माइनस 7 कितना होता है? 19। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो बड़ा नंबर 26 है, 26 की साइन नेगेटिव है तो वो लिखोगे। LHS कितना है? -19 ही है। तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS मिला। तो 1,2
इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। अभी दोनों का भी सॉल्यूशन है, देयरफॉर तो दोनों के लिए भी आ गया ना। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो 1,2 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों को भी सेटिस्फाई किया ना, फर्स्ट इक्वेशन को भी सेकंड इक्वेशन को भी, दोनों का भी सोल्यूशन था। तो यही मतलब होता है सोल्यूशन होने के पीछे। अब इसमें आंसर एक ही आएगा, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो दो अलग अलग लाइन के लिए आंसर हमेशा एक आएगा। अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो वो मैं बताता हूँ क्यों इंटरसेक्टिंग मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो समझेगा, ठीक है। ये हो गया अपना मेन एक सोल्यूशन का आइडिया, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है ना। तो ये आपका दो लीनियर इक्वेशन अगर होंगे, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, कैसे आता है, वो हमने अभी देखा। अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अभी ना एक चीज़ पढ़ना है आपको कि फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म का मतलब क्या, जैसे कि जनरल फॉर्म ऐसा समझ सकते हो ना कि एक, जैसे स्कूल है, स्कूल का एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म सेम होता है ना सबके लिए, बट देन उसको जो पहनता है वो सारे अलग अलग होते हैं, करेक्ट। तो वो एक यूनिफॉर्म से क्या पता चलता है कि वो इस स्कूल का स्टूडेंट है, लेट से फॉर एग्जांपल। उससे अब ये तो पता चलता है यूनिफॉर्म पहनने से कि कोई एक पर्टिकुलर स्कूल का स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो उस यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो उस स्कूल का स्टूडेंट है, वो आपको पता चल जाएगा। बट देन वो यूनिफॉर्म को पहनने वाला हर एक स्टूडेंट अलग अलग होगा, है ना। हर एक अलग अलग दिखता है, हर एक का लुक अलग अलग है ना। तो उसमें फिर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कि हाँ, यूनिफॉर्म सबका सेम है बट हर एक अलग अलग दिखता है, डिपेंडिंग ऑन कौन क्या पहनता है या कौन कैसा दिखता है उसके ऊपर, है ना। तो सिमिलरली ना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब आप ना एक ऐसा फॉर्म लिख दोगे लीनियर इक्वेशन का, इन टू वेरिएबल्स लिखता हूँ मैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना कि एक इक्वेशन का आप जनरल फॉर्म लिख लो। अब उस इक्वेशन का ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वेशन एग्जैक्टली वैसा होगा, नहीं। उसमें नंबर अलग अलग डाल दोगे तो वो इक्वेशन अलग अलग आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन मिल जाएंगे। बट ओवरऑल जो इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो जनरल फॉर्म जैसा ही होगा, समझ रहा है। सिमिलरली टू यूनिफॉर्म अगर है तो यूनिफॉर्म तो सबका सेम ही होता है, बस उसको पहनने वाला अलग अलग होता है ना। तो सिमिलरली जनरल फॉर्म सेम ही होगा सबका। जनरल फॉर्म का मतलब है कि इक्वेशन का जो फॉर्म है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो सबका सेम होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए, सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। बस उसमें जो नंबर्स होते हैं अगर आप वो अलग अलग यूज़ करोगे तो आपका लीनियर इक्वेशन जो होगा वो अलग अलग टाइप का बन जाएगा। तो एक जनरल फॉर्म लिखना ज़रूरी होता है, फिर उसमें आप नंबर पुट कर दोगे तो आपका अलग अलग टाइप का लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हो या कोई नंबर भी बोल सकते हो, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ नंबर्स। और एक्स वाई तो आपको मालूम है, एंड एक्स एंड एक्स वाई ऐसा लिखता हूँ मैं, एंड एक्स वाई आर अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब ये वैल्यू आपको एक्स वाई की पता नहीं है, वही तो आपको फाइंड आउट करनी है। ए बी सी पता होगा इक्वेशन के अंदर, हाँ, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू के बदले आप कोई नंबर डाल दोगे ए बी सी के बदले, ठीक है। तो ए बी सी कॉन्स्टेंट मतलब ए बी, ये आपका जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का। अब ए के बदले कोई नंबर ले लो, लेट से ए के बदले 2 ले लिया तो 2x, प्लस बी के बदले कोई नंबर ले लो, 3y ले लेता हूँ। सी मतलब सिर्फ एक नंबर है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अकेला नंबर है वो,
तो 7 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इक्वल टू 0। तो ये जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ऐसा दिखेगा आपको, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ है कि जो ए है ना उसको आप बोलोगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड बी जो है वो आपका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और जो सी है वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो आपका सी जो होगा एक कांस्टेंट टर्म होगा, उसके बदले कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सी मतलब कोई एक नंबर होगा। अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल्स, अननोन वेरिएबल्स मतलब या तो अननोन यूज़ करो या तो वेरिएबल्स यूज़ करो वर्ड, बट यहाँ पर मैंने अननोन वेरिएबल्स लिख दिया, मतलब पता चलेगा आपको कि अननोन है, कुछ वैल्यू उसकी नहीं पता है। ठीक है, और हमने एक्स और वाई को उस तरह से डिफ़ाइन किया था कि वो अननोन वैल्यू को ही हम एक्स और वाई कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ कोई एक नंबर होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन में। कोई भी नंबर अगर कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। सिर्फ x लिखा मतलब 1x ही होता है उसका मतलब। अगर मैंने 3 इंटू एक्स लिखा तो उसका मतलब होता है 3x। तो 3 जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट है। तो x के साथ जो नंबर है वो कोएफिशिएंट ऑफ x, उसको आप a बोलोगे। और जो b के साथ, y के साथ जो नंबर है उसको कोएफिशिएंट ऑफ y, उसको आप b बोलोगे। ठीक है, उसको b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो जो b होगा उसको ऐसा b आप लिख सकते हो उसके बदले, नंबर के बदले। तो ए बी सी के बदले कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी 3 अलग अलग नंबर डाल दो या सेम नंबर डाल दो, आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अगर मैंने ए को 1 लिया, बी को 3 लिया, सी को -18 लिया, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 1x, 1x मतलब सिर्फ x प्लस 3y, और प्लस सी है ना, और यहाँ पर -18 है तो -18 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन, ऐसा एग्जाम्पल लिख ले सकते हो। दूसरा लेना है तो ए के बदले -3 लेता हूँ, बी के बदले 7 लेता हूँ, सी के बदले 9 लेते हैं। तो -3x, ए के बदले -3x प्लस 7b, सॉरी 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर और एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पर लिखोगे आप वेयर ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0, ये कभी पढ़ा होगा तो याद होगा या बुक में दिया होगा, बट कभी सोचा है वेयर ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा होता है, बट क्यों ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0? ध्यान से देखो ये चीज़, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए ना इक्वेशन के अंदर। अगर 2 वेरिएबल्स है ही नहीं तो इक्वेशन कैसे बनेगा, करेक्ट। तो मान लो मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिया। अब मैंने बोला कि मेरा ए ना 0 है, तो ठीक है चलो ए के बदले 0 ले लेता हूँ। 0x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 इंटू एक्स है ना, 0 का मतलब क्या है, 0 इंटू एक्स, ये वो इंटू में ही है और कुछ नहीं। तो 0 इंटू एनीथिंग कितना होता है, 0 ही तो होता है। तो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस 0 कोई भी नंबर में ऐड करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्या मिला, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम क्या है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x वेरिएबल तो है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है जो है y, b और c तो कांस्टेंट नंबर्स है। तो वेरिएबल ही हो गया मेरा, वेरिएबल 2 से 1 पे आ गया, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो बचा ही नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए मेरा a 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली b के लिए देखें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है जनरल फॉर्म। अगर मेरा b 0 है तो उसके बदले 0 ले लो, 0y प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0,
प्लस ज़ीरो है तो ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो कोई भी नंबर में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम आंसर मिलता है वापस से, क्योंकि ज़ीरो इंटू वाई ज़ीरो है, या ज़ीरो कोई भी नंबर में ऐड करोगे तो सेम आंसर आता है, कुछ इफेक्ट नहीं होता। अब वापस से यहाँ पर और एक चीज़ है कि यहाँ पर वाई वेरिएबल मिसिंग है, ए एक्स है, एक्स है, ए और सी नंबर है, कांस्टेंट टर्म्स होंगे, तो यहाँ पर वाई वेरिएबल नहीं है। अगेन ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, और अगर दोनों भी साथ में ज़ीरो है तो बचा ही नहीं कुछ, सी बचेगा सिर्फ, और वो सी भी नंबर है, और नंबर इक्वल टू ज़ीरो पॉसिबल कैसे? देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, ए को ज़ीरो लेता हूँ तो ज़ीरो एक्स प्लस ज़ीरो वाई, और सी के बदले ना मैं कोई नंबर ले लेता हूँ थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो एक्स मतलब ज़ीरो, ज़ीरो वाई मतलब भी ज़ीरो, प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो फ़र्क नहीं पड़ता, तो थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है। ये थ्री का भी इक्वल टू ज़ीरो होता है क्या? नहीं होता, तो ये भी फॉलो नहीं करता। तो ना ए ज़ीरो हो सकता है अकेले, ना अकेले बी ज़ीरो हो सकता है, ना दोनों साथ में ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा इसलिए ये ए और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ होता है आपके लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म के बाजू में। समझा? तो वो जो चीज़ दी होती है उसके ऊपर कोई जल्दी ध्यान नहीं देता, या तो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ कंडीशन दिया होता है। तो ये सारे कंडीशन से इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यही बेसिक तो आइडिया होता है आपके लीनियर इक्वेशन का। अगर ये आइडिया ही नहीं पता, या ये पता ही नहीं कि ऐसा कुछ कंडीशन भी होता है, तो फिर मतलब नहीं है चैप्टर पढ़ने का, बिकॉज वो एक बेसिक टर्म है। अगर बाद में वो बेसिक ऐसा बोल सकते हो रूल है, अगर वही अच्छे से नहीं आता या वो पता ही नहीं है, तो आगे डिफ़िकल्टी होगी ही होगी, बिकॉज आप फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा लीनियर इक्वेशन है नहीं है, मिस्टेक करोगे कभी सम के अंदर, बहुत बार ऐसा भी होगा कोएफिशिएंट्स को लेके, तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होगा। आई डोंट थिंक सो इतना किसी ने ध्यान दिया होगा, या पढ़ा भी होगा तो ये कभी रीजनिंग सोचा नहीं होगा कि इसके पीछे रीजनिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा लिखना होता है, मतलब एक फॉर्म होता है, उसमें ए बी सी के बदले कोई वैल्यू डाल दोगे तो एक नया लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा आपको टू वेरिएबल्स के अंदर। तो अभी ना इसमें हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें होते हैं तीन टाइप। पहला होता है नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो मैं ऐसा लिख देता हूँ वन एंड यूनिक लिख देता हूँ, ओनली वन एंड यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है और वो यूनिक होता है, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उसी को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और तीसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कल वाले से ये अलग है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, उससे रिलेशन में है कुछ, उसका कुछ और इसका कुछ कनेक्शन है, बट ये वो सिर्फ एक इक्वेशन के लिए था, यहाँ पर दो इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, और तीनों का एक एक कंडीशन होता है कि ये कंडीशन में ही होगा, वो हम कंडीशन पढ़ेंगे अभी। तो नो सॉल्यूशन के लिए देखते हैं क्या होता है उसका मतलब। अभी अभी हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने, कि मान लो कि ना मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक मेरा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ये लाइन। अब मैंने दूसरा लाइन ड्रॉ किया, ऐसा मैंने स्टार्ट में ड्रॉ किया था ना। अब ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिलते हैं एक दूसरे को, कौन से पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे, ये रेड डॉट वाले पॉइंट पे। और ये पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं कि ये सोल्यूशन होगा। स्टार्टिंग में ये भी हमने डिस्कस किया कि ये पॉइंट्स होगा, ये दोनों का सोल्यूशन होगा, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। लेकिन
वो सोल्यूशन आने के लिए, ये पॉइंट मिलने के लिए, ये दोनों लाइन का मिलना भी तो ज़रूरी है ना। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि साथ में कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, ये दोनों पॉइंट मिल रहा है ना, ये पॉइंट, सॉरी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिल रहा है ना ये पॉइंट के ऊपर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो ये कभी पॉइंट मिलेगा क्या? एक दूसरे के ऊपर कभी ये अगर इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये साथ में कभी ऐसा इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, मान लो ये लाइन ऐसा है, और दूसरा लाइन ना, दूसरा लाइन ऐसा कहीं पर है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन ना एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज, अच्छा और एक चीज़, अच्छा लेट्स से मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। अगर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया तो अब मान लो मैंने एक लाइन को ऐसा ड्रॉ किया, अब ये बोलोगे कि डायग्राम में तो देख के लग नहीं रहा है लाइन इंटरसेक्ट होता है, बट ध्यान से देखो ये एरो कुछ रीज़न से होता है यहाँ पर। एरो का मतलब क्या होता है ये, कि ये जो लाइन है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, बट ये कभी ना आगे जाके एक दूसरे को मिलेंगे, बिकॉज ये थोड़े से टिल्टेड है, ऐसे है ना। तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये एरो का मतलब भी होता है कि वो आगे बढ़ रहा है, एंड नहीं हो रहा, बस आप डायग्राम बना नहीं सकते उतना बड़ा, तो इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है। जैसे नंबर लिखते हो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही लिखते हो ना, बिकॉज आगे नहीं लिख सकते पूरा, क्योंकि नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, तो वैसे लाइन भी कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए एरो ड्रॉ करते हैं। तो ये आगे जाएगा ये, और ये भी आगे जाएगा, और दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे आगे जाके, तो ये इंटरसेक्ट होंगे, हाँ। तो इसका सोल्यूशन आएगा। बट लेट से ये लाइन को ना मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, लेट से इस लाइन को मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सकता है उतना पैरेलल दिखाने का। इसको हम थोड़ा सा, ठीक है। अब ये दोनों लाइन को ऑब्जर्व करो, अब ये दोनों लाइन कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों भी लाइन ना एकदम पैरेलल है एक दूसरे से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। पैरेलल अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, इधर डिस्टेंस ज़्यादा है, इधर कम है, ये कम है, कम 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 कम, ये लाइन आगे बढ़ेगा तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होगा, तो ये इंटरसेक्ट होगा। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है हर पॉइंट पे सेम होता है। देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कितना भी आगे तक जाएगा ये लाइन, लेकिन ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर ऐसा दो लाइन होता है तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही सोल्यूशन होता है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कभी मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा ना, बिकॉज दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा तो मुझे सोल्यूशन मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, बिकॉज कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है, तो सोल्यूशन कैसे आएगा? जैसे इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मतलब ये लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 वो एक इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन 2 को। तो मैंने क्या बोला कि एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इक्वेशन 1 के भी लाइन पे हो, इक्वेशन 2 के भी लाइन पे हो, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज सेटिस्फाई करने के लिए या सोल्यूशन होने के लिए वो पॉइंट लाइन के ऊपर होना ज़रूरी है। अब मैंने बोला कि मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या दोनों भी इक्वेशन का सोल्यूशन हो। करेक्ट, तो अगर दोनों का सोल्यूशन होगा तो दोनों भी लाइन के ऊपर होना चाहिए वो पॉइंट, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। बट अगर एक पॉइंट, मान लो मैंने ये पॉइंट चूज़ किया, तो कैसे पॉसिबल है कि वो पॉइंट इधर भी होगा? नहीं पॉसिबल है ना, एक पॉइंट एक ही जगह पर होगा, एक पॉइंट यूनिक होता है, वो कभी दो दो जगह पर होगा नहीं। और ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे आगे जाके, एक दूसरे से कभी कभी मिल ही नहीं रहे ये लोग दोनों। तो ऐसा कोई पॉइंट मुझे कभी मिलेगा जो दोनों पे भी हो, इधर भी हो और इधर भी हो? नहीं हो सकता ना, बिकॉज दोनों लाइन पे नहीं होगा। अगर दो लाइन ऐसे है
तो ये पॉइंट ईजी है मुझे ढूंढने के लिए कि हाँ ये पॉइंट है, कि इस पे भी आ रहा है इस पे भी आ रहा है, बिकॉज दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो गए। बट ये कभी एक दूसरे के साथ क्रॉस ही नहीं होंगे, तो मुझे कभी सेम एक पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो अगर मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा, तो मुझे ऐसा कभी पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों भी लाइन के ऊपर हो। अगर दोनों भी लाइन के ऊपर नहीं है तो दोनों का साथ में भी सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक का भी नहीं होगा दूसरे का भी नहीं होगा एक टाइम पर, है ना। तो अगर दोनों का एक टाइम पर सोल्यूशन नहीं होगा, तो मुझे ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा जो दोनों का सोल्यूशन हो। तो इसलिए ऐसे केसेस में जो होता है लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं आते, तो वो क्या होते हैं, नो सोल्यूशन होता है उसके लिए। ठीक है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ये लाइन जो होते हैं वो पैरेलल लाइंस होते हैं। जब भी पैरेलल लाइंस होंगे तो जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, बिकॉज दोनों पॉइंट कभी, दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से एक पॉइंट के ऊपर। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, और अगर नहीं इंटरसेक्ट होंगे तो ऐसा पॉइंट कभी मिल ही नहीं पाएगा जो दोनों भी लाइन के ऊपर हो। और दोनों भी लाइन पे नहीं होगा तो दोनों को सोल्यूशन, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कैसे मिलेगा। तो इसलिए आपका सोल्यूशन नहीं आएगा ये केस में। ठीक है। अगेन इसमें हम लोग इक्वेशन वाइज स्टडी करेंगे, बट अभी विजुअली देख रहे हैं बस। फिर हमने दूसरा एक टाइप देखा, यूनिक। ये हम देख चुके हैं वन एंड यूनिक, लेक्चर के स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया वन एंड यूनिक। सिंपल, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, एक ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया। सिंपल, ये दोनों दो अलग अलग लाइन है। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है लेट्स से। तो दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट पे। इसको एक्स कॉमा वाई ले लो चाहिए तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। कितना पॉइंट है इंटरसेक्शन का, सिर्फ एक। तो इसका मतलब सिर्फ ये एक ही पॉइंट है जो लाइन नंबर 1 पे भी आ रहा है, लाइन नंबर 2 पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये अकेला एक पॉइंट है जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, और दोनों को साथ में सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये अकेला एक पॉइंट है जो दोनों भी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, है ना। तो अगर दोनों का भी सोल्यूशन होगा साथ में, तो ये एक ही पॉइंट है ना, इसके अलावा और कोई पॉइंट है नहीं। तो इसलिए वन एंड यूनिक सोल्यूशन होता है ऐसे केस में। कब होगा, जब लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो इंटरसेक्टिंग, वो पिछले वाले में पैरेलल लाइंस थे, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट। ऑब्वियसली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। कभी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट हो सकती है क्या दो पॉइंट पे, एक लाइन है दूसरा लाइन है, दोनों एक दूसरे से एक ही पॉइंट पे टकराएगा ना, कि ऐसा कभी लाइन होगा। लाइन कभी बेंड नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता है। तो सब तोड़ के लगाओगे तो दो पॉइंट हो सकता है इंटरसेक्शन का, बट वो कभी होता नहीं। तो कभी भी दो लाइन ना एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। तो जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, बिकॉज ये एक ही ऐसा पॉइंट है जो इक्वेशन 1 पे भी आएगा और 2 पे भी आएगा, और दोनों पे आ रहा है मतलब दोनों भी इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करेगा। दोनों को साथ में सेटिस्फाई कर रहा है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और ऑब्वियसली उसका आंसर होगा आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसमें ऐसा कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता नहीं पैरेलल में, बिकॉज ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा तो सोल्यूशन आएगा कैसे, सोल्यूशन के लिए वो पॉइंट आना चाहिए इंटरसेक्शन का दोनों पे भी, इसलिए। अब थर्ड पॉइंट है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब ना ये थोड़ा सा ध्यान से सुनो। लेट से मेरे पास एक लाइन है, ये वाइट वाली लाइन है। लाइन याद रखना नेवर एंडिंग होती है, लाइन दोनों तरफ से भी कभी एंड नहीं होगी। अब ना मैं और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसको मैं अलग कलर करता हूँ। बट नहीं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया मैंने जो ध्यान से देखोगे तो वाइट लाइन के एकदम ऊपर ही है, एग्जैक्टली वाइट लाइन के ऊपर ही है। बस आप बोलोगे कि नहीं ये वाइट लाइन से थोड़ा पीछे है,
और वाइट लाइन थोड़ा सा आगे है। नहीं, ध्यान से देखो ज़रा, इसके आगे एरो है, तो ये लाइन अनलिमिटेड है इस तरफ, पीछे भी एरो है। और रेड लाइन के भी आगे एरो है, पीछे भी एरो है, तो दोनों लाइन लगभग सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। बस वो देखने में लग रहा है कि वाइट लाइन आगे है रेड लाइन पीछे, नहीं, वाइट लाइन भी अनलिमिटेड है और रेड लाइन भी अनलिमिटेड है, तो वो ऑब्वियसली दोनों सेम लाइन है। बस इसको मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता था, एक के ऊपर एक दोनों, या ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, चलेगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ना। ओवरलैप का मतलब क्या होता है बताता हूँ। ओवरलैप यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ओवरलैपिंग लाइंस। यहाँ पर और एक वर्ड है, इंसिडेंट भी होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक चीज़ स्लाइस है, ये ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर आपने ना एक चीज़ स्लाइस रख दिया, और दूसरा चीज़ स्लाइस ना एग्जैक्टली उसी के ऊपर रख रहे हो, तो आपने ओवरलैप कर लिया ना, एक के ऊपर एक दोनों डाल दिया आपने। करेक्ट, तो उसका मतलब ऐसे ही होता है कि एक लाइन है, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों लाइन सेम ही है और कुछ नहीं है। तो जब ऐसा होगा ना कि दोनों लाइन जब ओवरलैपिंग होगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी या दोनों भी सेम ही लाइन है एक तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली एक के ऊपर एक हो या ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम हो, तो मतलब वही होता है कि दोनों लाइन सेम ही है और कुछ नहीं। जैसे चीज़ स्लाइस है, तो उसके ऊपर दूसरा चीज़ स्लाइस रखोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर रखा है, बट वो है तो सेम ही ना चीज़ स्लाइस, बस रखा है एक दूसरे के ऊपर है, बस है, बट है चीज़ स्लाइस ही, वो दोनों भी चीज़ स्लाइस ही है और कुछ नहीं है। तो वैसे ये दोनों लाइन भले एक दूसरे के ऊपर हो, बट वो सेम लाइन ही होगी, समझा। तो सोल्यूशन क्या होगा फिर, अब मैंने बोला कि जो सोल्यूशन होता है उसके लिए दोनों लाइन का इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है दोनों लाइन का। बट यहाँ पर तो मिले ही मिले दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हो गए, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ गया है पूरा, तो मिल के ही तो जा रहे हैं साथ में। करेक्ट, जो इंटरसेक्टिंग ये वन पॉइंट वाला था, इसमें एक लाइन ऐसा जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसा जा रहा है, और ये दोनों एक पॉइंट पे टकरा जाते हैं एक दूसरे से, यही तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। बट इसमें क्या हो रहा है, ये टकरा नहीं रहे, एक दूसरे के साथ ही चल रहे, एक के ऊपर एक चल रहा है। तो ये एक लाइन है और उसके ऊपर दूसरा लाइन भी है, तो दोनों लाइन पूरी तरीके से इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। देखो, अगर मैं ये पॉइंट चूज़ करूँ, अच्छा मैं डॉट बनाता हूँ, अगर मैं ये पॉइंट चूज़ करूँ तो रेड पे भी आएगा, उसके नीचे वाइट है उसके ऊपर भी आएगा, या वाइट उसके नीचे नहीं है, सेम ही है वो। ये पॉइंट चूज़ करूँ, ये भी रेड और वाइट पे आएगा, ये भी रेड वाइट पे आएगा, ये रेड वाइट पे लग रहा है, बट ये रेड पे भी है क्योंकि रेड लाइन अनलिमिटेड है आगे की तरफ, तो रेड पे भी होगा। फिर ये वाला पॉइंट, ये भी देख के लग रहा होगा रेड पे है सिर्फ, बट वाइट भी पीछे की तरफ अनलिमिटेड है, तो उस पर भी होगा। तो ये दो सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट चूज़ करो, ये भी दोनों के ऊपर है, ये भी दोनों के ऊपर है, तो ये पूरे लाइन में जितने भी पॉइंट है वो सारे सोल्यूशन होंगे इसके, बिकॉज सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो दोनों भी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो एक, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दोनों लाइन में जितने पॉइंट्स है, या एक लाइन ले लूँ मैं, उसमें जितने पॉइंट होंगे वो सब इसके सोल्यूशन होंगे। तो कितने पॉइंट है टोटल, ये पूरे लाइन के ऊपर, ये अनलिमिटेड है लाइन, कितने पॉइंट्स हैं इन टोटल, कितने हैं, इनफाइनाइट। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, मतलब वाइट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है वो रेड पे भी आएंगे ही आएंगे, और रेड पे जितने पॉइंट्स है वो वाइट पे होंगे, मतलब वो सेम ही पॉइंट होंगे जो दोनों में भी आएंगे। तो एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हर एक जो पॉइंट है वो रेड पे भी है वाइट पे भी है, दोनों भी लाइन पे है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स दोनों लाइन पे होंगे। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दोनों भी लाइन पे है तो दोनों के भी सोल्यूशन होंगे, और अगर दोनों के भी सोल्यूशन है तो आपका जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसके भी सोल्यूशन होंगे दोनों के दोनों, सॉरी सारे के सारे पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, ये ओवरलैपिंग के केस में होता है। तो जब ओवरलैप हो रहा होगा तब इस तरह का कुछ लाइन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तीन टाइप ऑफ सोल्यूशन हमने देखे आज। तो नो सोल्यूशन के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस। ओनली वन एंड यूनिक के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये नोट्स में लिखना है आप लिख सकते हो। और इसके लिए क्या होता है, ओवरलैपिंग स्लैश इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये तीन केस होता है, ये पता होना ज़रूरी है, इसके ऊपर सम्स आते हैं एग्ज़ाम में। और लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कौन से किस टाइप का है, तो उसके ऊपर भी सम्स आते हैं।
तो ये पता होना ज़रूरी है, बिकॉज अब कल हम, ये तो हमने भी डायग्राम के तरीके से पढ़ा इसको, कल हम देखेंगे कि आप हर एक इक्वेशन का डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे ना। तो इक्वेशन को देख के कैसा पता चलेगा आपको कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कि पैरेलल लाइन है दोनों, कि इंसिडेंट लाइन है या ओवरलैपिंग लाइन है, वो कैसे पता चलेगा एक लीनियर इक्वेशन को, पेयर को देख के, वो हम कल देखेंगे लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो चीज़ से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने इतना सब कुछ किया। ठीक है, बाय।